जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग करंट अफेयर के 20 लेक्चर्स में एक साल की करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए जो निश्चय लिया था, प्रण किया था, जिसमें आज उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों की ये चौथी क्लास है। आज चौथी क्लास में हम लोग करंट अफेयर तथा स्टैटिक जीके से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखिएगा यहाँ पे आज का पहला करंट पॉइंट क्या है। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया है। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया है। तो उस थीम का नाम देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो थीम कौन सी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थीम कौन सी है। तो थीम है निजता के बारे में पहले सोचें। कौन सी थीम है दोस्तों? निजता के बारे में पहले सोचें, ये यहाँ पे थीम है आपकी। ठीक है, तो आपसे पूछा था पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2023 में? तो इसकी थीम थी आपकी निजता के बारे में पहले सोचें। निजता के बारे में पहले सोचें। फिर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखिएगा, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। कहाँ पर पूछा गया दोस्तों? यूपीएससी में। डेटा प्राइवेसी विधेयक, ये किससे संबंधित है? डेटा प्राइवेसी विधेयक, तो ये 2009 में ये पारित किया गया था, डेटा प्राइवेसी विधेयक। और ये किस समिति से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इस डेटा जो प्राइवेसी विधेयक है किस समिति से संबंधित है? तो बीएन श्रीकृष्णन समिति से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बीएन श्रीकृष्णन समिति से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये भी यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2017 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आपके रिटायर्ड जस्टिस है आपके पुत्तु स्वामी या पुत्ता स्वामी ऐसे करके आता है केस। ठीक है, पुत्ता स्वामी केस। इसमें ये जोड़ा गया था कि निजता का अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो आपका आर्टिकल नंबर 21 में इसको क्या किया गया यहाँ पे है। और इसी के आधार पर एक आधार कार्ड केस था इसी का। तो ये निजता का जो आधार है, पहली बात किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 21 में है या आर्टिकल 21 में है। ये केस कहाँ पर आया था? तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट में आया था और यहाँ पे बताया गया था जो आपका निजता का अधिकार है वो क्या है आपका? ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या रखा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में आपका राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? तो वो अनुच्छेद आपका आर्टिकल नंबर कितना है? 53 है दोस्तों। अगला है, बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? क्या है दोस्तों? बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? तो आंसर देखिएगा दोस्तों, तो जो बर्फ से बनाया गया घर है वो क्या कहलाता है आपका? इग्लू कहलाता है। इग्लू, इग्लू आपका बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। ठीक है, तो ये भी देखिएगा। एस्कीमो जो जनजाति है जो आपके टुंडा प्रदेश में पाई जाती है, वो इस तरीके से घर बनाती है। कौन से? जो बर्फ से घर बनते हैं आपके एस्कीमो जो जनजाति है, कौन सी? एस्कीमो जनजाति, तो वो जो टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बायो का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लार में 2 एंजाइम आपके कौन कौन से हैं? ठीक है, लाइजोजाइम आपका एक एंजाइम है, दूसरा टाइलिन एंजाइम है। कौन कौन से? एक है लाइजोजाइम एंजाइम पाया जाता है और दूसरा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 2 एंजाइम पाए जाते हैं आपके लार में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रखा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये आपका पर्यावरण का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कब लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1972 ईस्वी में ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका 1972 में लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों? 1972 में लागू हुआ।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। महानदी कोलफील्ड्स ने हाल ही में कहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय निर्माण किया है? महानदी कोलफील्ड ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय निर्माण किया है? ठीक है, कोयला संग्रहालय निर्माण किया गया है। तो आंसर याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में किया गया। क्यों किया गया, किस कारण से किया गया, इसका रीज़न यहाँ पे देखिएगा। पहला रीज़न है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और दूसरा है सतत व टिकाऊ कोयला उत्पादन के लिए। पहला तो है आपका पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उससे बचाव के लिए, उसको कम करने के लिए, और दूसरा क्या है यहाँ पे दोस्तों? सतत व टिकाऊ कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसी में देखिएगा यहाँ पे, तो जो आपका अभी इस बार जो आपका IPL है आपका, सॉरी आप देखिएगा यहाँ पे उड़ीसा में इस बार क्या हुआ था? हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया था। भारत के उड़ीसा नामक राज्य में क्या खेला गया था? हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया था। और वर्ल्ड कप 2 जगहों पर खेला गया उड़ीसा के, तो एक राउरकेला में खेला गया था और दूसरा है दोस्तों कहाँ पर? भुवनेश्वर में। 2 ऐसे प्लेस थे जहाँ पर आपका वर्ल्ड कप का हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया था। और इसका आयोजन किस के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, आयोजन 13 से 29 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ था 2023 में। ठीक है, तो इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? तो आपकी विजेता टीम आपकी जर्मनी रही है, और उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो बेल्जियम रही है। कौन सी रही है? बेल्जियम रही है। और कहाँ पर इसका आयोजन करता कौन था? तो भारत। और भारत में किस स्थान पर? उड़ीसा नामक राज्य पर। और उड़ीसा के 2 स्थानों पर आपका राउरकेला और भुवनेश्वर, 2 जगहों पर आपका हॉकी खेले गए थे, हॉकी का वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। और इसकी डेट क्या थी? तो 13 से 29 जनवरी के बीच में इसकी डेट थी। आगे बात करते हैं, वर्तमान में कोयला तथा खान मंत्री कौन है? वर्तमान में कोयला तथा खान मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रहलाद जोशी आपके वर्तमान में कोयला तथा खान मंत्री हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, कौन आपका है जो जातियों की रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, IVCM आपका करता है। कौन करता है दोस्तों? IVCM करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी का अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो ये याद रखिएगा, गंगे डॉल्फिन, जिसे हम लोग गंगा डॉल्फिन कहते हैं। और गंगा डॉल्फिन है इसीलिए 5 अक्टूबर 2009 से आपका 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 5 अक्टूबर सन 2009 से आपका नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मैं करवा चुका हूँ। भारत का वर्तमान CAG कौन है? तो भारत का वर्तमान CAG आपके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं आपके भारत के वर्तमान CAG। और वर्तमान जो CAG है ना, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका उल्लेख जो है आपका 148वें अनुच्छेद में किया गया है इसका उल्लेख। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन करता है? वित्त मंत्री आपका करता है इसका। ठीक है, GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रखा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसके उद्देश्य थे सतत, तीव्र और समावेशी। क्या थे इसके? सतत, तीव्र और समावेशी इसके क्या थे? उद्देश्य थे। आगे हम लोग बात करते हैं, एशिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो याद रखिएगा, BSE मुंबई आपका ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक
विज्ञान विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर याद रखिएगा दोस्तों, धारवाड़ में। धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटक में। किसके द्वारा रखी गई थी? तो जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा ये आपकी नींव रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। किसकी? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का संग्रहालय यानी जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये गोवा में स्थापित किया गया। कहाँ पर दोस्तों? गोवा में स्थापित किया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है, जो कहाँ पर है? मोपा इंटरनेशनल कहाँ पर है? पहले तो ये बात याद रखिएगा, ये गोवा में पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो मनोहर पारिकर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम बदल करके रख दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा अरविंद पनघड़िया आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष याद रखिएगा दोस्तों कौन है? सुमन बेरी जी हैं। उपाध्यक्ष की तो बात कर ली हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, वही आपका नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो क्वेश्चन पूछा था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था, 14 बैंकों का। और एक बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा दोस्तों कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 14 बैंकों का 1969। ठीक है, और आपका पूछा था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 1980 को ये आपका राष्ट्रीयकरण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। गरीबी के दुष्चक्र को किसने परिभाषित किया? गरीबी के दुष्चक्र को किसने परिभाषित किया? तो याद रखिएगा दोस्तों नरकसे ने इसको परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया? नरकसे ने इसे परिभाषित किया है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि पार्वती एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक, पार्वती, ठीक है, पार्वती एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा पुस्तक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है। रेल बजट को आम बजट में किस समिति के सिफारिश पर विलय किया गया? रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों किस समिति की? तो याद रखिएगा विवेक देव राय समिति के आधार पर इसे क्या किया गया? विलय किया गया। इसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। अगला बात करते हैं, चेलैया समिति का संबंध किससे है? चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों किससे है? कर सुधार से संबंधित है। आपका किससे संबंधित है? चेलैया समिति जो है आपकी किससे संबंधित है? तो कर सुधार से आपकी संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 9 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है, इसका प्रारंभ किया गया है, उद्यान उत्सव का प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति भवन में 29 जनवरी 2023 को कौन सा उत्सव मनाया गया? उद्यान उत्सव 2023 मनाया गया। यहाँ पे इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक मुगल गार्डन है जिसका नाम बदल करके अभी क्या किया गया? हाल ही में आपका अमृत गार्डन रख दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदल करके चेंज करके क्या रख दिया गया? अमृत गार्डन रख दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो बजट को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। चलिए अगला है यहाँ पे, भिलाई, दुर्गापुरी और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? भिलाई, दुर्गापुरी और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपका? 1956 से लेकर के 1961 के बीच, यानी 1956 से 1961 के बीच में आपका भिलाई हो गया, दुर्गापुरी हो गया और राउरकेला हो गया। इन तीन जगहों के जो लौह इस्पात संयंत्र हैं इनकी स्थापना इसी पंचवर्षीय यानी दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो कितना है दोस्तों? 1956 से लेकर के 1961 तक है। आगे बात करते हैं, भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस संस्था के द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा ये यहाँ पे ठीक है प्रकाशित किया जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि पूछा जाता है कि वर्तमान में आर्थिक मुख्य सलाहकार कौन है? यानी वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन है? अनंत नागेश्वरन है। कौन है आपके? अनंत नागेश्वरन वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पेट में उपस्थित HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहयोगी है। यानी पेट में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किसके पाचन में सहयोगी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसके पाचन में सहयोग करता है? तो आपका प्रोटीन के पाचन में ये सहयोग करता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो याद रखिए किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो ये यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे? पेप्सिको कंपनी प्लस केयर फाउंडेशन। किसने किया था? पेप्सिको कंपनी तथा केयर फाउंडेशन ने इसको शुरुआत किया। ठीक है, एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को किसने चलाया? सी फीड्स द वर्ल्ड। एक कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम का नाम है सी फीड्स द वर्ल्ड। और ये कार्यक्रम चलाया किसने है? तो पेप्सिको कंपनी तथा केयर फाउंडेशन कंपनी ने चलाया था। और ये संबंधित किससे थी? तो याद रखिए, किसी से संबंधित और किसी में महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये आपका कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, पेप्सिको कंपनी और केयर फाउंडेशन के द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक, और किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है और ये भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये आपका था। आगे बात करते हैं, साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को ही साइलेंट वैली कहा जाता है। कहाँ पाई जाती हैं साइलेंट, किसे कहा जाता है? केरल को। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो आपकी इसरो की संस्थान का आपका क्या है वहाँ पे? केंद्र है वहाँ पे। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये आपका इसरो का एक अंतरिक्ष केंद्र है। आगे बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पहली बात ये 1997 ईस्वी में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन को कम करने के लिए आपका था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पूछा था क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये आपका एक प्रोटोकॉल यहाँ पे चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1997 ईस्वी में। फिर एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो 16 सितंबर 1987 को ये चलाया जाता है आपका ये प्रोटोकॉल, और ये आपका है ओजोन से संबंधित आपका ये है। तो पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर चलाया गया था जो चाइना में है। आगे बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है? तो रामसर कन्वेंशन, पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आर्द्रता भूमि से संबंधित है, यानी आर्द्र भूमि से संबंधित है, नमी वाली भूमि से संबंधित है।
रामसर कन्वेंशन की शुरुआत कब से होती है? तो 2 फरवरी 1971 से शुरुआत होती है। और रामसर कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में। यानी हम कह सकते हैं रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ईरान में है। ये किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो पूछा जाता है कि बताइएगा वर्तमान में कितनी रामसर साइटें हैं? तो 75 आपकी रामसर साइटें हैं। कितनी है दोस्तों? 75 आपकी रामसर साइटें हैं। अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 1972 में आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया गया है। क्या रखा गया दोस्तों? औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया गया है। अगला, माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। डोनी पोलो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये एक एयरपोर्ट है। चेरी ब्लॉक फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो शिलांग में मनाया जाता है। कहाँ पर? शिलांग में। शिलांग में मनाया जाता है ये आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ट्यूलिप फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। NMDC लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? NMDC लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों निखत जरीन को NMDC लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जो हैदराबाद की रहने वाली हैं और इनका संबंध बॉक्सिंग से है। किससे संबंधित है दोस्तों? बॉक्सिंग से संबंधित है। और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये 4 बार जीत चुकी हैं। कितनी बार? 4 बार महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। और इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसके ध्वजवाहक रही हैं आपकी कौन? आपकी निखत जरीन, ठीक है। निखत जरीन आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स की ध्वजवाहक रही हैं। आगे बात करते हैं, नया क्वेश्चन है आपका, देखिएगा स्मृति मंधाना जो कि आपकी महिला क्रिकेटर हैं, इन्हें अभी किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा एस्टार्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने स्मृति मंधाना को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित है। सूर्य कुमार यादव जी को बच्चा जानता है। सूर्य कुमार यादव जी के बारे में, यादव पावर के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो इनको सबसे पहले क्रिकेट में एबी डिविलियर्स के बाद इनको 360 के नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में ICICI बैंक ने इन्हें वित्तीय सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। सूर्य कुमार यादव को ICICI ने वित्तीय सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। आगे बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज में होने चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है, ठीक है। आगे बात करते हैं एशियाई विकास का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग कहते हैं WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। आगे बात करते हैं हम लोग, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कहाँ पर? छतरपुर MP में करवाया था, मध्य प्रदेश में करवाया था। जो खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं तो ये किस शैली से बने हुए? तो याद रखिएगा दोस्तों पंचायतन शैली में ये आपके मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं, जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने छतरपुर मध्य प्रदेश में करवाया था। आगे बात करते हैं, पुर्तगालियों को भारत में कौन सा स्थान था? पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा स्थान था? यानी पुर्तगाली भारत में किस स्थान को केंद्र बना रखे थे? तो याद रखिएगा दोस्तों गोवा को बना रखा था अपना केंद्र स्थान। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन
2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष वर्ग का एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा दोस्तों, 10 बार के विजेता नोवाक जोकोविच ने। अभी हाल ही में जब इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता तो लगा था कि इनका कौन से नंबर का आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन था, तो 10वें नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन था। अभी तक इन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और आपके राफेल नडाल की भी बराबरी कर ली है इन्होंने, या राफेल नडाल और आपके नोवाक जोकोविच दोनों संयुक्त रूप से 22 बार आपके ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और उप विजेता कौन था आपका? स्टेफानोस सितसिपास, ठीक है, सिपास कौन था आपका? ठीक है, स्टेफानोस और सितसिपास, क्या नाम है? सितसिपास, ये आपके हैं जिन्हें उपविजेता हैं, जिन्हें नोवाक जोकोविच ने हराया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के फाइनल में हराया था। तो कितने जीत चुके हैं अभी तक? 22 ग्रैंड स्लैम आपके नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं और राफेल नडाल भी आपके 20 जीत चुके हैं। जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो कितनी बार जीता है? 10 बार जीता है। टोटल इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आगे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो फीमेल का खिताब किसने जीता था? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने जीता था? आर्यन सबलंका ने जीता था, जो बेलारूस की रहने वाली थी आपकी। तो इन्होंने किसको हराया था, यानी उपविजेता कौन था? रेबेकिना को हराया था, जो कजाकिस्तान की रहने वाली थी और 2022 की विजेता थी एशिया की पहली, ठीक है। ये आपकी एशिया की पहली विजेता थी, जो आपकी कहाँ पे, किस चीज़ को? तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी थी, जो आपकी 2022 की विजेता रही थी, ठीक है। रेबेकिना, जिसको आर्यन सबलंका ने 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हराया। अगला यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एंटोनियो गुटेरम है। कौन है आपके? एंटोनियो गुटेरम है आपके। आगे बात करते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 52 में जो आपका राष्ट्रपति से संबंधित है वो किस में लिखा हुआ है दोस्तों? तो ये आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो अनुच्छेद 63 के बारे में लिखा हुआ है। 52 के बारे में राष्ट्रपति के बारे में है और वाइस प्रेसिडेंट का 63 में है आपका। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षमादान की शक्ति का उल्लेख 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 72 है और दूसरा अनुच्छेद 161 है। अनुच्छेद 72 वाला जो है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, और अनुच्छेद 161 बताता है आपका कि राज्यपाल यानी गवर्नर के पास भी क्षमादान की शक्ति है। हाँ, दोनों में बस फर्क इतना है कि राष्ट्रपति के पास जो आपका मृत्युदंड की जो रोकने का जो अधिकार किसके पास है? वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन गवर्नर के पास ये आपका शक्ति नहीं है कि वो किसी की फांसी को रुकवा सके, मृत्युदंड को रुकवा सके। फांसी को रुकवाने का अधिकार सिर्फ अगर किसी के पास है तो वो कौन रुकवा सकता है? तो वो रुकवा सकता है सिर्फ राष्ट्रपति, यानी फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, मृत्युदंड को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1, 2, 3 राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 में है, और वही आपका राज्यपाल की बात करें तो आपका 213 में। 123 आपका राष्ट्रपति से संबंधित है कि उसके पास अध्यादेश की शक्ति है, और दूसरा है आपका राज्यपाल के पास है तो वो आपका 213 अनुच्छेद में है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ? तो अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 52 है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। संयुक्त बैठक
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 108 अनुच्छेद में आपका संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में बताता है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत है आपकी 2023 अंडर 19 विजेता महिला विजेता टीम की जो आपकी विजेता टीम कौन सी है? तो इंडिया टीम है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, जो आपका 2023 में आपका अंडर 19 का फाइनल हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ था आपका? तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इंडिया की कैप्टन कौन थी? तो कैप्टन थी आपकी सैफाली वर्मा। और इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया था? जो इंग्लैंड की कप्तान थी उनको चुना गया था। वहाँ के कप्तान का नाम था आपका ग्रेस क्रिसवेस। क्या नाम था उनका? ग्रेस क्रिसवेस उनका नाम था। बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया था? तो सितासा संधू को चुना गया था। यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। SDG के अंतर्गत कितने लक्ष्य हैं? SDG के अंतर्गत कितने लक्ष्य हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, कितने हैं? 17 गोल को रखा गया है SDG के अंतर्गत, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने आपके? 17 हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी रियो में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो में हुआ था आपका 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जल जीवन मिशन की घोषणा कब की गई? तो जल जीवन मिशन की घोषणा कब होती है? तो 15 अगस्त 2019 को होती है आपकी जल जीवन मिशन की शुरुआत। ठीक है। और हर घर जल का लक्ष्य कब तक है? तो हर घर जल का लक्ष्य आपका 2024 है। हर एक घर तक जल पहुंचाना ये 2024 तक लक्ष्य है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे 2 केरल के शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। पहला आपका कथकली और दूसरा कौन सा यहाँ पे? मोहिनी अट्टम है। कौन सा यहाँ पे दोस्तों? केरल का तो पहला कथकली और दूसरा कौन सा यहाँ पे? मोहिनी अट्टम है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आज की क्लास यहीं पर, आज के सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए। ये जितनी भी आज की करंट अफेयर थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये सारे आप लोग जितने भी करंट पेज कराए जा रहे हैं, जितने भी करंट की वीडियो आपको लगातार कंटिन्यू, हम लोगों ने क्या प्रण लिया था कि 20 लेक्चर में सारे के सारे करंट अफेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे 1 साल के, जो कि आपका UPP और कांस्टेबल के लिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और GD के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे बाहर जाने वाला नहीं है आपका, जितना भी है आपका इसी से आएगा। तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लें, ताकि आपकी करंट के जो पॉइंट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं अच्छे से, और आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ, और हम लोग 5वें लेक्चर में फिर से दोबारा नई ऊर्जा के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।